नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। प्रयागराज पहुंचे राष्ट्रपति कोविंद, बोले न्यायपालिका में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ानी होगी, तभी न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सकेंगे। NIRF रैंकिंग में एक पायदान ऊंचा उठा IIT कानपुर, मिला 5वां स्थान। इंजीनियरिंग कैटेगरी में मिली चौथी रैंक, मैनेजमेंट में 16वीं और रिसर्च में 6ठा स्थान। ललितपुर में बनेगा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, टूरिज्म को भी मिलेगा बढ़ावा। आगरा ग्वालियर हाईवे के पास बनेगी उत्तर प्रदेश की पहली प्राइवेट कृषि मंडी। यूपी की 2 IPS अफसरों ने अमेरिका तक बुलंद किया झंडा, मिलेगा IACP अवार्ड। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने 640.37 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता चैम्बर की बिल्डिंग और मल्टी लेवल पार्किंग की आधारशिला भी रखी। इस बीच उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। प्रयागराज का हाईकोर्ट एशिया का सबसे बड़ा न्यायालय है। 24 करोड़ जनता यहाँ न्याय लेने के लिए आती है। 1925 में भारत की पहली महिला वकील का पंजीकरण इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही हुआ था। महिलाओं में हर तरह के लोगों को न्याय देने की क्षमता होती है। सही मायने में न्यायपूर्ण समाज की स्थापना तभी संभव होगी जब न्यायपालिका में महिलाओं की भूमिका बढ़ेगी। अभी 12% से भी कम इनकी संख्या है। इस पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसा करने से यौन हिंसा से जुड़े मामलों में ज्यादा बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग अप्रोच होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पूरे भारत में उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में 1113 जज हैं, जिसमें केवल 80 महिला जजेस हैं। इन 80 महिला जज में से सुप्रीम कोर्ट में केवल 2 हैं और अन्य 78 विभिन्न उच्च न्यायालयों में हैं, जो कुल न्यायाधीशों की संख्या का केवल 7.2% ही है। 26 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस BV नागरन्ना समेत 8 अन्य जजों की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में मंजूरी दी। राष्ट्रपति के इस फैसले के बाद जस्टिस नागरन्ना 2027 में सुप्रीम कोर्ट में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हो सकती हैं। और अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी की गई उच्च शिक्षण संस्थान की रैंकिंग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रिसर्च फ्रेमवर्क 2021 में IIT कानपुर ने एक पायदान की छलांग लगाते हुए देश में 5वां स्थान पाया है। यह स्थान उसको ओवरऑल कैटेगरी में मिला है। बीते साल इस कैटेगरी में संस्थान को 6ठी रैंक मिली थी। वहीं सरकार की ओर से पहली बार जारी रिसर्च कैटेगरी में भी संस्थान ने अपनी जगह बनाते हुए 6वां स्थान पाया है। शिक्षण संस्थानों की ओर से हर साल ये रैंकिंग जारी की जाती है। 29 दिसंबर 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। इस बार 6000 संस्थानों ने NIRF के लिए आवेदन किया था। साल 2016 में संस्थानों को केवल 4 कैटेगरी में स्थान दिया गया था, जो 2019 में बढ़ाकर 9 हो गई और इस साल कुल 11 कैटेगरी में रैंकिंग दी गई है। NIRF किसी भी संस्थान को रैंकिंग जारी करने के लिए 5 पैरामीटर पर मापता है, जो कुछ इस प्रकार है: टीचिंग एंड लर्निंग, परसेप्शन, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, आउटरीच एंड इनइक्वालिटी, ग्रेजुएशन आउटकम। हमारे उत्तर प्रदेश में 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। पहला बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि वाराणसी में है। 1916 में ये बनी थी और NIRF में इसकी रैंकिंग 10वें नंबर पर है। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में बनी थी और इसकी रैंकिंग NIRF में 18वीं है। बात अगर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की करें, जो कि लखनऊ में है और 1996 में बनी थी, वो इस बार NIRF में किसी भी स्थान पर नहीं है। बात अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की करें तो ये 1887 में बना और भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ये विश्वविद्यालय लगातार तीसरी बार देश भर के 200 उच्च शैक्षिक संस्थानों की सूची से बाहर है। 5वें स्थान पर है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, जो कि रायबरेली में है। ये 2013 में बना और NIRF की लिस्ट से ये बाहर है। अगर बात रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की करें, जो कि झांसी में है और 2014 में बना, ये भी NIRF की लिस्ट में नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ती है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है स्टूडेंट के बीच कंपटीशन। अगर यूनिवर्सिटी अच्छी होगी तो वहाँ एडमिशन लेने के लिए मेहनत भी अच्छी करनी पड़ेगी। आइए अब अपनी तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित ललितपुर जिले में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का विकास होने जा रहा है। अब सवाल ये होगा कि ललितपुर में ही क्यों, हमारे जिले में क्यों नहीं? तो सुनिए,
दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि ललितपुर में बन रहा है ड्रग पार्क और बुंदेलखंड में बन रहा है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ऐसे में अगर हवाई अड्डा बनता है तो लोगों को आसानी होगी और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होता है, अब ये समझिए। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट वो होता है जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तर्ज पर बना हो। और आसान भाषा में समझें, अगर आप एयरपोर्ट ऐसी जगह पर बना रहे हैं जहां पर ग्रीनरी हो, कहने का मतलब ये है एयरपोर्ट से एनवायरनमेंट को जो भी हार्म हो उसे कंपनसेट ग्रीनरी के जरिए किया जा सके, ये होता है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। बता दें, ललितपुर में दूसरे विश्व युद्ध के दौर में एक हवाई पट्टी थी, अब उसे ही ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। आप इससे समझ सकते हैं कि ये ऐसी जगह पर विकसित किया जा रहा है जहां पर ग्रीनरी है। पहले चरण में इस हवाई अड्डे को छोटे विमानों की लैंडिंग के लिए तैयार किया जाएगा और बाद में इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा। ललितपुर में एयरपोर्ट की स्थापना के लिए वहां के 2 गांव से कुल 91.773 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी। जमीन की कुल कीमत 86.85 करोड़ रुपए है। रक्षा मंत्रालय के पास 12.79 हेक्टेयर भूमि है, जिसे राज्य सरकार परियोजना के लिए लेगी और बदले में ग्राम समाज की उतनी ही भूमि रक्षा मंत्रालय को देगी। और अब नजर डालते हैं अपनी चौथी खबर पर। दिव्य भूमि एग्री क्रॉप प्रोडक्शन कंपनी ने आगरा ग्वालियर हाईवे पर नगला वराई गांव में मंडी बनाने की बात कही है। अगर ये बनता है तो ये उत्तर प्रदेश का पहला FPO बाजार होगा। FPO क्या होता है? FPO यानी कि किसान उत्पादक संगठन। इसके जरिए जहां किसान को अपनी पैदावार के सही दाम मिलते हैं, वहीं खरीदार को भी उचित कीमत पर वस्तु मिलती है। वहीं यदि अकेला उत्पादन अपनी पैदावार बेचने जाता है तो उसका मुनाफा बिचौलियों को मिलता है। बिचौलियों को और आसान भाषा में समझें तो इसे एक शब्द में दलाल कहा जा सकता है। ये आगरा ग्वालियर राजमार्ग पर 4000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में स्थापित होगी। बाजार 600 किसानों के एक समूह द्वारा संचालित किया जाएगा, जिससे आगरा और उसके आसपास के जिलों में कृषि व्यवसाय में सुधार आएगा। इस बाजार से आगरा ग्वालियर राजमार्ग के किनारे राजस्थान और मध्य प्रदेश के 30 किलोमीटर क्षेत्र में फैले 40 गांव के किसानों को उपज खरीदने और बेचने का मौका मिलेगा। जानकारी के लिए बता दें, कृषि उपज मंडी नियमावली में प्रावधान है, कोई भी व्यक्ति FPO बाजार लगाकर क्षेत्रीय किसानों की उपज को खरीद और बेच सकता है। वैसे किसान आंदोलन के कई कारणों में से एक प्राइवेट मंडियों का आना भी था। उनका मानना है कि भविष्य में सरकारी कृषि मंडियां खत्म हो जाएंगी। यही नहीं, सरकार निजी क्षेत्र को बिना किसी रजिस्ट्रेशन के कृषि उपज के सौदे की खुली छूट दे रही है। इस कानून की आड़ में सरकार भविष्य में खुद ज्यादा अनाज न खरीदने की योजना पर काम कर रही है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा कृषि उपज की खरीदारी निजी क्षेत्र करे, ताकि वो अपने स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन की जवाबदेही से बच सके। सोचिए कि अगर भविष्य में कभी कोरोना जैसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है तो उस समय सरकार खुद लोगों को बुनियादी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र से खरीदारी करेगी। वहीं आज वो इसे अपने बड़े FCI गोदामों से लोगों को मुफ्त में उपलब्ध करा रही है। साथ ही सरकारी कृषि मंडियों के समांतर आसान शर्तों पर खड़ा किए जाने वाला नया बाजार इसकी जरूरत को खत्म कर देगा। और जैसे ही सरकारी मंडियों की जरूरत खत्म होगी, ठीक उसके साथ ही MSME का सिद्धांत भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि मंडियां MSME को सुनिश्चित करती हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि इससे 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। सरकारी और प्राइवेट कंपनियों के आपसी तालमेल से कंपटीशन बढ़ेगा और किसानों को फायदा भी होगा। आइए बात करते हैं उन अफसरों की जिन्हें अमेरिका में मिलेगा IACP अवार्ड। दुनिया के 165 देशों में से 40 साल के कम उम्र के 40 पुलिस अफसरों को IACP अवार्ड दिया जाएगा। 6 देशों के 40 पुलिस अफसरों में भारत से 2 IPS अफसर शामिल किए गए हैं। और आपको ये जानकर और भी खुशी होगी कि ये दोनों ही अधिकारी हमारे उत्तर प्रदेश से हैं। कौन है वो 2 अधिकारी, आइए जानते हैं। इसमें पहला नाम है 2011 बैच के IPS संतोष सिंह का। इस समय छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में पुलिस कप्तान हैं। गाजीपुर के देवकली गांव के रहने वाले हैं। 10 साल के करियर में 2 साल के ट्रेनिंग पीरियड को छोड़ दें तो संतोष कुमार सिंह ने लगातार अपराध नियंत्रण और कम्युनिटी पुलिसिंग पर बेहतरीन काम किया। 2014 से 2016 तक नक्सल प्रभावित सुकमा में एडिशनल SP नक्सल ऑपरेशन रहे। इस दौरान उनकी टीम ने 1000 के लगभग नक्सलियों का सरेंडर करवाया। लगभग 500 नक्सली गिरफ्तार हुए और 78 नक्सली मारे गए। छत्तीसगढ़ के महासमुंदर जिले में बतौर कप्तान रहते संतोष कुमार सिंह ने बच्चों में पुलिस की छवि बेहतर करने के लिए एक नई शुरुआत की। बाल अपराध रोकने के लिए बच्चों को गुड और बैड टच के लिए जागरूक किया। उनके अधिकारियों को बताया गया, ट्रैफिक की जानकारी दी गई। इसके साथ साथ
1.25 लाख बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी गई, जिसका नतीजा था कि वहां 30 से 40% अपराध में कमी आई। दूसरा नाम आता है 2015 बैच के यूपी कैडर आईपीएस अफसर अमित कुमार का, जो मौजूदा समय में चंदौली के एसपी हैं। अमित कुमार लंबे समय तक लखनऊ में एसपी ट्रांस गोमती एडिशनल डीसीपी ईस्ट के पद पर रहे। लखनऊ में तैनाती के दौरान अमित कुमार ने एक ऐसे वाहन चोर गैंग का खुलासा किया जो BMW, ऑडी जैसी लग्जरी गाड़ियों को ऑन डिमांड चोरी करता था। लखनऊ में अमित कुमार के इस ऑपरेशन को देश के सबसे बड़े ऑपरेशन और सबसे बड़ी रिकवरी मानी गई। चंदौली में बतौर एसपी काम करते हुए कई शातिर अपराधियों जो कि सालों से पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे, उनको सर्विलांस की मदद से गिरफ्तार किया। अब समझिए IACP अवार्ड क्या होता है। IACP यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस, ये अमेरिका की एक संस्था है। 1893 से ये संस्था काम कर रही है और हर साल तमाम देशों के पुलिसकर्मियों को अच्छे काम करने पर सम्मानित करती है। इस बार अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, UAE समेत तमाम देशों के 40 पुलिसकर्मियों का सम्मान के लिए चयन किया गया है। आइए अब आपको लिए चलते हैं अपने MCQ सीरीज की ओर, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में मिलाकर कुल कितनी महिला जज हैं? जिसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 200 और ऑप्शन डी 5। हमारा दूसरा प्रश्न है, NIRF रैंकिंग 2021 में कानपुर यूनिवर्सिटी कौन से स्थान पर है? जिसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 2। हमारा तीसरा प्रश्न है, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला पहला राज्य कौन सा है? जिसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी पंजाब। और अब एक जरूरी बात, अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें। इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। या अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। यूपी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।